हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 चल रहा है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, उसमें आपको सारी इससे पहले की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, शासक और इमारतें। तो आपको पता है कि हम लोग इससे पहले जो कि दिल्ली सल्तनत, साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो बता दिया है कि अब आपको एमसीक्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे एप्लीकेशंस पे मिलेगा, जहाँ पे आप पेड कोर्स को ज्वाइन करके रखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसका निर्माण कराया था किसका, तो कुतुब मीनार में जो पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इसी के बारे में बात की जा रही है। तो आपको पता है कि कुतुब मीनार ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की जो कि नींव रखी थी, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। और उसमें साथ ही साथ उसका जो सबसे ऊपरी मंजिला है उसको निर्माण कराया था, मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि देखिए कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में आसपास में इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। कई वर्षों में यह आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बाद में अन्य शासकों ने यहाँ पे मरम्मत कराई थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा कि आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। तो आगरा के हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर के द्वारा कराया गया था। लेकिन इसमें जो मजदूर लगे थे उससे हमारे एग्जाम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। राइट, अकबर ने कराया था। चलिए इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे एक प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, अनुप्रस्थ टोडर निर्माण जो कि कहलाई क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तहसील रह करके बनाए जाते थे। वास्तुकला की जो यह शैली है इसी को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता है। यानी ये एक प्रकार का वास्तु निर्माण का एक शैली हुआ करता था जिसे हम लोग अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा जाए। अगर आप एमसीक्यू जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। इस तरह के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो आप एमसीक्यू के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लाइन ये भी देख रखते हैं, जैसे कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 जो कि बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथवत जी ने की थी और बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की वह रानी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये बावड़ी जो होता है वो होता है क्या, तो बावड़ी जो हम आपने बहुत जगह देखा होगा, जो कुएं के नीचे सीढ़ीदार रास्ता जो बनाया जाता है ना, उसी को बावड़ी कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिर निर्माण है वो किस तरह से, तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल राजवंशों ने कराया था। चंदेल में राजा कौन थे, तो राजा धंगदेव ने कराया था। कब कराया था, 999 ईस्वी में कराया था। तो ये सभी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। राइट, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह इससे पहले वाले भी वीडियो में देख चुके हैं, गर्भगृह क्या कहते हैं। तो प्रमुख देवता की जो मूर्ति, मुख्य मंदिर जो रखा जाता है, जहाँ पर मुख्य देवता को रखा जाता है, उसी को कहा जाता है गर्भगृह में रखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक शाही वास्तुशिल्पी में कहा गया कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, किस मुगल बादशाह के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है, तो ये शाहजहां के इतिहासकार ने। ठीक है, शाहजहां के इतिहासकार ने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन जो है वो अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लाइन था, आप इसको याद रखिएगा।
चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पिक्चर देखना है और साथ में अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और है। देखिए ये सब अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हम इस पूरे बुक को यहाँ पे तो क्लियर नहीं करा सकते ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि जो आपको लाइन बाई लाइन में पढ़ करके बताऊँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़ने के बाद जो लगता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं हाईलाइट करता हूँ। बाकी आपके पास बुक होगा पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं। तो पांड्यों की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई होती थी। मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखिए कि जो पांड्यों की राजधानी वो मदुरई होती थी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, तो अपनी पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यानी उनका काम ही होता था कि अलग अलग राजा पर आक्रमण करना, अलग अलग जो देश होते थे उन पर आक्रमण करना, वहाँ से धन लूटना और अपने साम्राज्य के वैभव में उसका इस्तेमाल करना, इस तरह से हुआ करता था। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। अब एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया और मैं आपको कई बार एमसीक्यू में कराया हुआ हूँ कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद गजनी, वो किस चोल शासक के समकालीन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, और एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्ययुगीन जो राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर जो शासक होते थे अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो होते थे वो पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर यानी कि मंदिर जो होते थे, मस्जिद होते थे, वहाँ पर आक्रमण करके उन्हें लूट करके ये प्रदर्शित करते थे कि मैं बहुत बड़ा शासक हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए अब चार बाग के बारे में आपको पता है ना कि चार बाग क्या होता था, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनता है कि चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो किस मुगल बादशाह के समय में स्टार्ट हुई थी? अकबर के समय में स्टार्ट हुई थी। यानी चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, और कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी कराया हुआ था। इसी तरह हम आगे के देखेंगे तो अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज जो तैमूर थे, तैमूरों के मकबरे से ली है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक कहते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन चुके थे। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ऊपर में जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर के बारे में बताया गया कि ये पिक्चर एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे है कि काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, और ये आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा ये है, और साथ ही इसका निर्माण 1648 में किया गया था, यहाँ पे ये मेंशन किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप इसको याद रखेंगे तो हो सकता है क्वेश्चंस बन सके। अब यहाँ पे देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में जो कि मिला दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा, अब यहीं पे ध्यान रखना है कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह जो कक्ष होते थे कहाँ पर होता था? दीवाने खास में और दीवाने आम में, की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये जो कि चिहिल सुतून का मतलब यहाँ पे लिखा गया कि 40 जो कि खंभों के सभा भवन भी कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा कि शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए थे, यानी कि जिसका जो सभा भवन था वो मस्जिद से मिलते जुलते बनाया गया था, और उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किबला क्या होता था, जब लोग नमाज के लिए जो बैठते हैं वो उनका जो मुख होता है वो मक्का की तरफ होता है, और मक्का की तरफ की दिशा को किबला कहा जाता था। यहाँ पे आप पढ़ के समझिए कि उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती थी उसी को किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा जो कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब आपने एक और भी चीज़ पढ़ा होगा, पितारा दुरा।
ठीक है। तो पितारादुरा जो है वो क्या है, आप यहाँ पे पढ़िए कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितारादुर जड़ाऊ काम किए गए थे। एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक जो कि यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और यहाँ पे देखिए पितारा जो दुरा था वो क्या होता था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए गए जो कि सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते थे, इसी को पितारा दुरा कहा जाता था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आगरा थी। शाहजहाँ की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी हम कह सकते हैं वो आगरा थी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें हम लोग इतिहासकार नदी तट बाग भी कहा जाता था। नदी तट बाग कहते थे इतिहासकार लोग, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था, 1643 में शाहजहाँ ने जो कि अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था यमुना नदी के एक तट पर, जो कि ये आप ताजमहल का नमूना देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र और साम्राज्य है। तो मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक जो थी वो शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलते जुलते थे। यानी जो पहले के जो निर्माण यहाँ पे किया जाता था वो इधर उधर से, यानी कि अगर दक्षिण के जो शैली होती थी वो कुछ का इस्तेमाल ये लोग भी करते थे। अगर इसको आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, जो तो विभिन्न क्षेत्रों के विचार के भी पर्याप्त आदान प्रदान किए गए। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्रों में अपनाई जा रही थी। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं के जो गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत के वास्तुकलात्मक जो शैली होती थी उसका प्रभाव पड़ता था। यानी देखिए विजयनगर के जो साम्राज्य की जो होता था उनका शैली का निर्माण इधर भी पड़ता था। इसी तरह से ये आदान प्रदान करते थे अपनी वास्तुकलात्मक जो कि शैली का। इसमें हम देखेंगे देखिए यहाँ पे कि मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान जो कि खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका जो कि प्रयोग किया गया था। किसका, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से ये समझ में आपको आएगा ये किसके बारे में बात कही जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही हमने ऊपर में बात किया था कि ये लोग आदान प्रदान करते थे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जो शैलियाँ विकसित होती थी उस शैली को ये अपने में अपनाना पसंद करते थे और उसको देखते थे कि किस शैली मतलब ज़्यादा जो प्रभावित होती थी, जिससे जो आकर्षण करता था, तो वो उस शैली को अपना करके अपने निर्माण कार्यों में भी लगाते थे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी अब तक हमने देखा उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रयास शुरू हुआ था। वास्तुकला की यह जो शैली थी इसको गोथिक के नाम से जाना जाता था। गोथिक के नाम से जाना जाता था। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस वास्तुकलात्मक शैली के जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो पेरिस का नोटर डैम का गिरजाघर। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार कराया हूँ MCQ में कि नोटर डैम का जो गिरजाघर है वो कहाँ स्थित है। वर्ल्ड जो फेमस है नोटर डैम का गिरजाघर वो कहाँ स्थित है, तो ये पेरिस के अंतर्गत ही स्थित है नोटर डैम का गिरजाघर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी था हमने इसको कवर कर लिया और इससे जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बनेंगे वो हमारे आपको एप्लीकेशंस में जो पेड कोर्स है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि बहुत ही कम कीमत पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो जल्दी से जाइए आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए, सीमित समय के लिए दिए। तो जा करके आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको PDF और साथ ही साथ इस MCQ का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से रिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।